जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। जो नेटफ्लिक्स सीरीज है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, उसका आज हम तीसरा एपिसोड लेके आपके लिए हाजिर हैं। उतना ही इंटरेस्टिंग है और कुछ आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा चीज़ों के, कि हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें कब कब हुई और उनमें क्या क्या हुआ था। जो कोर्ट मार्शल फैज़ हमीद के खिलाफ जो DGISI थे उनके खिलाफ जो चल रहा है, बहुत रिसेंट के भी किस्से बताऊंगा मैं आपको, और एक ऐसे जनरल की बात बताऊंगा कि आप भी सुन के हैरान होंगे। और जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स सुनते हैं, जो देखते हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया में तो उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन हम उनको बताएंगे कि वो कौन से जनरल थे जो जनरल बाजवा के टाइम पे भारत के लिए पाकिस्तान में स्पाइंग करते थे, एस्पियोनाज करते थे। और उनको जब कोर्ट मार्शल किया गया तो वो क्या क्या चीज़ें उसमें रिवील हुई थी और उनके कौन कौन से शौक थे, और ये सारा किस्सा खुला कैसे, ये भी बताऊंगा मैं। कुछ और ऑफिसर्स भी हैं जिनके कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, और इन सभी के साथ साथ जनरल फैज हमीद के साथ साथ इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। तो क्या आप सोचेंगे यार क्या सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है? कोर्ट मार्शल तो फौजियों का होता है। लेकिन ये पाकिस्तान है। नेटफ्लिक्स की सीरीज बनेगी कैसे अगर वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा जो कहीं दुनिया में नहीं होता। तो पाकिस्तान में सिविलियंस को भी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया सकता है, उनका भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इमरान खान को भी कोर्ट मार्शल करेंगे। और इमरान खान ने जेल में जो है कल ये स्टेटमेंट दी है एक जर्नलिस्ट से मिलकर के कि ये फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनवाने वाले हैं। और यानी कि वादा माफ गवाह यानी अप्रूवर। तो वही इमरान खान जो ये कह रहे थे कि ये तो अच्छा कदम है, अगर फैज़ हमीद को पकड़ा कर ये अपने यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, अपने यहाँ लोगों को कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा कदम है, तो ये करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो उनके अपने घर की बात है, अंदर की बात है, होना चाहिए। वही इमरान खान 3 दिन के बाद फिर से यूटर्न मार के अचानक से ये क्यों कहने लग गए कि ये फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ अप्रूवर बनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि फैज़ हमीद मेरे खिलाफ कुछ वो बातें बताए लोगों को जो सिर्फ उसको पता है, और उसकी बयान के बेसिस पे मुझे सजा कराई जाए उसके अप्रूवर बनने के, वादा माफ गवाह बनने के बाद। तो ये सारे के सारे किस्से हैं। मैं आप ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा आज, और कुछ जो जनरल्स थे पास्ट में उनकी भी बात करूंगा जिनके कोर्ट मार्शल हुए हैं। तो सबसे पहला आज हम शुरू करते हैं वो इस बात से करते हैं कि फैज़ हमीद ने अपना वकील कर लिया है। तो अगर फैज़ हमीद ने अपना वकील कर लिया है तो ये वकील कौन है? इन वकील का नाम है ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी। ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी जो है ये जैग ब्रांच से आते हैं पाकिस्तान आर्मी की, और मतलब जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच से 9 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास एज अ ब्रिगेडियर जैग ब्रांच में। जज एडवोकेट जनरल जो कि लॉ से जुड़े हुए, जो कानून से जुड़ी हुई जितने भी मामले होते हैं फौज के, वो जैग ब्रांच ही देखती है। तो उसके वकील है, उन्होंने उनको अपना वकील किया है। अब वो हियरिंग करेंगे। अब ये जो ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके मुकदमे इन्होंने लड़े हैं। अगर मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दूं तो पाकिस्तान आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल, उसी को 31 कोर के कमांडर, जिस 31 कोर के कमांडर फैज़ हमीद भी थे, बहावलपुर कोर के 31 कोर जो है पाकिस्तान आर्मी की, वहाँ पे ये कोर कमांडर थे, DGMO थे, DMA काकुल के इंस्ट्रक्टर थे, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के इंस्ट्रक्टर थे, एडजुटेंट जनरल थे, 111 ब्रिगेड जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में है वो, और उसके ब्रिगेड कमांडर थे। 111 ब्रिगेड नोटोरियस है, जानी जाती है, जब भी पाकिस्तान में किसी भी फौजी को, किसी भी जनरल को, आर्मी चीफ को कू करना होता है तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 111 ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर है उसको फ़ोन करना होता है कि कू करना है। तो वो जो 111 ब्रिगेड जो कि इस्लामाबाद में होती है, सबसे पहले वो PTV पे कब्जा करती है, फिर दूसरा वो संसद पे, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें कब्जे करती है, और फिर पाकिस्तान रेडियो पे कब्जा होता है, और जो जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी मीडिया हाउसेज हैं उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ निकलता है, और निकल करके वो PTV पे बैठ के बोलता है, मेरे अजीज हमवतनों, ठीक है, मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, ठीक है, सारी आईनी आज़ादियाँ जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। तो इस तरह की जो, और फिर नूर जहाँ के गाने, मेरे वतन के सजीले नौजवानों, वो बजना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान में कू लग जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट ब्रिगेड है, तो उसके भी कमांडर रहे। और झेलम में, स्वात में, इन जगह पे इन्होंने इन्फेंट्री डिविजन्स कमांड की हुई हैं, मतलब डिव कमांडर रहे एज अ मेजर जनरल, और इतने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, इनका भी ट्रायल हुआ था। और ओसामा बिन लादेन को नेवी सील्स ने जब मार गिराया था, जब ऑपरेशन लॉन्च किया था अमेरिका ने,
और एबटाबाद में जब उसको घर में घुस के मारा गया तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था पाकिस्तान में, जिसकी इंक्वायरी की जाए कि ऐसा कैसे हुआ कि अमेरिकन आए, हमारे मुल्क के अंदर ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को मारा, उसके घर में उसके 20 बच्चों को मारा और बाकी उन सबको उठा करके भी हेलीकॉप्टर में भर के वापस लेके चले गए। ये कैसे पॉसिबल था? और हमारी जो फौज सो रही थी और हमारी जो शाहीन थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, ये सो रहे थे, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। तो इस इंक्वायरी कमीशन का, उसामा बिन लादेन इंक्वायरी कमीशन का भी जो हेड थे वो यही लेफ्टिनेंट जनरल थे और इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल के ऊपर एक्यूजेशन लगी कि ये स्पाइंग करते हैं। स्पाइंग किसके ऊपर करते हैं? स्पाइंग करते हैं ये भारत के लिए, रॉ के लिए स्पाइंग करते हैं और पाकिस्तान आर्मी की जो खुफिया मालूमात हैं, जो सूचनाएं हैं, ये भारत को प्रोवाइड करते हैं। ये इनके खिलाफ चार्जेस लगे और इनके खिलाफ फिर प्रोसीडिंग शुरू हुई, प्रोसीडिंग चलती रही। फिर उसके बाद इनको 14 साल की जेल की सज़ा हुई। 14 साल की जेल के बाद इन्होंने अपना ट्रिब्यूनल में अपील की, जो कि एक आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपको वहाँ से सज़ा हो जाती है कोर्ट मार्शल में, उसके बाद आप ट्रिब्यूनल में आप अपील करते हैं। तो ट्रिब्यूनल में अपील किया, वहाँ से रिजेक्ट हुई। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप आर्मी चीफ से पार्डन की अपील कर सकते हैं। तो जनरल बाजवा ने रिजेक्ट किया कि नहीं, हाँ ये माफ़ी लायक नहीं, इनको 14 साल की सज़ा होनी चाहिए। अब वो केस फाइनली अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल थे, इनको भी जो सज़ा दी गई वो आज तक जस की तस है। अगर 14 साल की सज़ा थी तो आज भी 14 साल की सज़ा है उनके पास, वो आज भी जेल में ही है, छूटे नहीं है। इन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो मुकदमा लड़ा था वो भी इन्होंने ही, ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी ने ही लड़ा था। और नियाजी तो आपको पता है कि सरेंडर के लिए जाने जाते हैं। एक नियाजी ने 1971 में सरेंडर किया था, उसको कहते थे आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो है वो कहते थे विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड द लास्ट मैन। ठीक है, एंड ही वॉज क्राइंग, लिटरली वो रो रहा था। जो जनरल जेकब इंडियन आर्मी के थे, उन्होंने बताया कि जब मैं सरेंडर डॉक्यूमेंट लेके गया तो रो रहा था मेरे सामने बैठ के। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो मतलब कमांडर था ईस्ट पाकिस्तान का। तो खैर वो एक उसने सरेंडर किया, फिर एक इमरान खान नियाजी ने सरेंडर किया जो कश्मीर सरेंडर किया था। अब ये तीसरा, ये ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी है, तो ये भी इनका मुकदमा हार गए और उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। दूसरा, इन्होंने रिसेंट पास्ट में इन्होंने मुकदमा लड़ा ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर का। तो ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर को भी सजा इनके साथ ही हुई थी, लेकिन खैर इनके दोनों के मुकदमे अलग अलग थे। मतलब अपराध दोनों का सेम था कि दोनों स्पाइंग और एस्पियोनाज के लिए इनको ट्राई किया गया, लेकिन दोनों के क्लाइंट अलग अलग थे। ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर जो है, ये किसी और देश के लिए स्पाइंग कर रहे थे, CIA के लिए स्पाइंग कर रहे थे, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, ये इंडिया के लिए स्पाइंग कर रहे थे। इनका भी मुकदमा ब्रिगेडियर वासिफ खान नियाजी ने ही लड़ा था और इसका भी मुकदमा हारे और इनको सजाए मौत हुई है, जो कि आज तक अपहोल्ड की गई है। एंड इनको डेथ सेंटेंस है, फांसी की सज़ा हुई है। तो ये भी एज इट इज़ चल रहा है। और इन्होंने एक और मेजर जनरल का मुकदमा लड़ा था, जहीरुल इस्लाम अब्बासी का। तो मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी जो है वो हज़ारा के रहने वाले थे। वो उन्होंने 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो और तब के आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़, इन दोनों के खिलाफ coup उन्होंने प्लान किया था। और उस समय जो DGMI थे, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, उस समय के उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ने ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है उसका भंडाफोड़ किया था और उन्होंने बताया था कि ये जो मेजर जनरल हैं, और उस समय सियाचिन, उससे पहले वो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड रह चुके थे, बट उस समय ये इस्लामाबाद में GHQ में पोस्टेड थे और कुछ सीनियर ऑफिसर के साथ मिल करके इन्होंने प्लान किया कि पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं अब्दुल वहीद काकड़ और तब की जो प्रधानमंत्री थी बेनज़ीर भुट्टो 1995 में, इन दोनों को कत्ल किया जाए। और इन दोनों को ही कत्ल ना किया जाए, इन दोनों के साथ साथ इनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं इनको भी कत्ल किया जाए, और जो कुछ पॉपुलर जो जर्नलिस्ट हैं उनको कत्ल किया जाए, और इनको कत्ल करके इन सबको और पाकिस्तान में एक इस्लामी रियासत बनाई जाए जो कि शरीयत के ऊपर जिसका निफास हो, जो शरीयत के ऊपर आधारित हो। और इसका भंडाफोड़ फिर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ने किया, जो समय DGMI थे, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस। और फिर उनके साथ भी अलग गेम हुआ। उनको ये लगता था कि भाई मैंने एज अ DGMI आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ की जान बचाई है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो की जान बचाई है, तो अगला आर्मी चीफ मैं बनूंगा। हालांकि दोनों ने फिर उनको भी धोखा दिया। और नवाज शरीफ ने भी इस चीज़ में जो है, उस समय ये एलिगेशन उठाया गया कि इसके जो पूरी साजिश हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो नवाज शरीफ एंड पार्टी भी इन्वॉल्व थी। हालांकि जो कोर्ट इंक्वायरी हुई उसमें ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, जो चीज़ साबित नहीं होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हुई नहीं है। लेकिन जो कि वो एक मेजर जनरल थे, तो उनकी सज़ा में उनको रिलीफ दिया गया था कि भाई उनकी सज़ा 14 साल से घटा करके 7 साल कर दी गई थी। लेकिन उसी मुकदमे में
जो ब्रिगेडियर था मुंतशिर मुल्ला, ब्रिगेडियर मुंतशिर मुल्ला की सजा कम नहीं की गई। ब्रिगेडियर मुंतशिर मुल्ला की सजा कम नहीं की गई, उनकी सजा 14 की 14 साल ही रही जो उन्होंने सर्व की। और कारी सैफुल्ला जो कि वादा माफ गवाह उस समय बन गया था, उस ये जब सारा मुकदमा चला तो उसमें एक शख्स कारी सैफुल्ला जो एक जूनियर ऑफिसर था वो उसमें अप्रूवर बन गया। उसने कहा सर मैं बताऊंगा कि इन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे क्या कहा और इन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कैसे रची है, मैं बताऊंगा। वो अप्रूवर बन गया, उसको माफी मिल गई, उसके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई। और हालांकि वो शामिल था उस कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन चूंकि वो अप्रूवर बन गया, वादा माफ गवाह बन गया, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया किसी भी सजा से। और उसने सब के बारे में सब कुछ बता दिया कि ये इन्होंने क्या क्या कहा था, इन्होंने क्या क्या किया था, प्लान क्या था, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट होना था। तो अब ये अगर आप इस पूरी स्टोरी को अगर आप समझें, मुंतशिर मुल्ला है और मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी हैं पूरे केस में, और आज जो चल रहा है आपको एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। सिमिलैरिटी ये है कि 103 लोग जो गिरफ्तार हैं उसमें से अगर कोई एक शख्स भी अप्रूवर बन गया, एक शख्स, क्योंकि अगर आपका जब ट्रायल होता है और आपको सजा दी जाती है, जैसे जनरल जियाउद्दीन भट्ट जो कि आर्मी चीफ जिनको अपॉइंट कर दिया था नवाज शरीफ ने, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया था, उन्होंने कोई ऐसी गद्दारी नहीं की थी, उनके खिलाफ कोई स्पाइंग का, कोई एसपीओनाज का कुछ भी साबित नहीं हुआ था। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जब चाहे जिसको चाहे आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकता है, तो उसने अपॉइंट कर दिया था। लेकिन जब मुशर्रफ वापस आया पाकिस्तान, उसने सबसे पहला काम क्या किया, तो सबसे पहला काम ये किया कि इनको गिरफ्तार कराया, 690 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले में अंधेरे में काल कोठरी में रखा, 690 दिन कोर्ट मार्शल किया, सजा दी। और जनरल जियाउद्दीन भट्ट की खुद की फैमिली की जितनी भी एसेट्स थी, चाहे वो जियाउद्दीन भट्ट की एसेट हो जो उन्होंने खरीदी, या उनके बेटे की एसेट्स रही हो, या उनके फैमिली में किसी और सदस्य की एसेट रही हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली थी स्टेट ने। आप सोचें कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी संपत्ति खरीदी थी सारी स्टेट ने ले ली, उसके बेटे ने जो भी संपत्ति खरीदी थी वो स्टेट ने ले ली, उसके बेटी ने, उसके घर वालों ने जितनी भी संपत्ति ली सब स्टेट ने जो है कॉन्फिस्केट कर ली थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्राइस है जो हर कोई पे नहीं करना चाहता, तो लोग फटाफट अप्रूवर बनते हैं। तो इन 103 लोगों में से जो गिरफ्तार हैं, और जिनमें से तकरीबन 34 जो है वो फौजी हैं, अगर इनमें से एक भी अप्रूवर बन जाता है फैज़ हमीद के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, तो आप सोचिए बनेगा क्या इनका। और जियाउद्दीन भट्ट ने कहीं कोई म्यूटिनी नहीं कराई थी, जियाउद्दीन भट्ट को तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था। यहाँ पे प्लान क्या था, यहाँ पे प्लान ये था कि सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करके इनके खिलाफ बगावत करा के फौज के अंदर और आवाम के अंदर दंगे फसाद करा करके पूरे देश में आग लगा करके वो बांग्लादेश जैसा कू हो जाए एक, या श्रीलंका जैसा कू हो जाए। तो आप सोचिए अगर इनमें से एक भी अप्रूवर बन गया तो क्या बनेगा फैज़ हमीद का और क्या बनेगा इमरान खान का। इमरान खान अभी कह रहा है कि ये इसको मेरे खिलाफ अप्रूवर बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फैज़ हमीद ने जितने पैसे कमाए हैं, ये टॉप सिटी वाला केस जैसा मैंने बताया कि ये जो लाखों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति जो उसने जमा की है, वो किस लिए जमा की है कि एक दिन इमरान खान की मोहब्बत में मैं सब कुछ दे करके चला जाऊंगा, वो सारी संपत्ति स्टेट कब्जा कर ले, मेरे बेटे की संपत्ति पे भी कब्जा कर ले, मेरे घर पे भी कब्जा कर ले, और मैं इमरान खान की मोहब्बत में फना हो जाऊंगा एक दिन। ऐसा नहीं होता। जो भी इंसान अपनी लाइफ में जो भी एसेट्स बिल्ड करता है वो अपने लिए करता है। तो अप्रूवर कोई ना कोई तो बनेगा, और जहां तक मेरी जानकारी है अप्रूवर बनने वालों की लाइन लगी हुई है। अप्रूवर बनने वालों की लाइन लगी है कि मालिक जान छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो, माफ कर दो, जिसके खिलाफ जो बुलवाना है बताओ, हम बोलने को तैयार हैं। तोते की तरह गाएंगे, और गा रहे हैं तोते की तरह लोग। तो जो पहली 2 स्टेज थी इस कोर्ट मार्शल की, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज था वो इंक्वायरी थी और दूसरा था समरी ऑफ एविडेंस। ये दोनों इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया? समरी ऑफ एविडेंस कैसे तैयार हो गई? क्योंकि एविडेंस प्रोवाइड करने वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं साहब कम पड़ रहा है, बताओ और एविडेंस देंगे। अब तीसरा स्टेज बचा है ट्रायल, जो कि हार्डली 15 से 20 दिन चलने वाला है। 15 से 20 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा कि फैज़ हमीद को फांसी होगी, इमरान खान को फांसी होगी, ये जितने भी कोलैबोरेटर्स थे इनको फांसी होगी, कितने लोगों को उम्र कैद होगी, कितने लोगों को 14 साल की सजा होगी, कितने लोगों को 7 साल की सजा होगी, और किनको माफ किया जाएगा, कौन अप्रूवर बनता है। ये सारी चीजें 15 से 20 दिन के अंदर कंक्लूड हो जाएंगी। अब पाकिस्तान की कोई भी कोर्ट, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कोर्ट में इमरान के लवर्स बहुत बैठे हुए हैं, इमरान से मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग बैठे हों पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर, गड़े मुर्दे सबके हैं, स्केलेटन जो है ना वो सबके कवर्ड में है, सारे जजेस के। वो जज कैसे बने ये पता है लोगों को। तो जो मामले
पॉलिटिकल जुड़े हुए, नवाज शरीफ के खिलाफ हो, शहबाज शरीफ के से जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हो, उनमें भले वो इमरान खान का फेवर वहां की कोर्ट्स कर देंगी, लेकिन जब फौज की बात आएगी, जब आर्मी चीफ की बात आएगी, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, तो इनमें से किसी को औकात नहीं है कुछ करने की। ये अपहोल्ड करेंगे इनके फैसले, जो ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो फैसले आने वाले हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। कल ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि जो राइट टू प्राइवेसी होती है, जो एक बेसिक राइट टू प्राइवेसी, मतलब एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो सबसे बड़ी, सबसे बेसिक चीज है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा कर रख दिया। क्योंकि आईएसआई ये चाहती थी कि पाकिस्तान में +92 कोड के जितने भी नंबर हैं, इसको यूज करने वाले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी नागरिक है पाकिस्तान का, उसकी कॉल्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं, उसकी कॉल्स जो है सुनी जा सकती हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये तो मतलब बेसिक वायलेशन है, ग्रोस वायलेशन है बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जो हमारी जो शहरियों की जो शख्सी आज़ादी है उसकी, मतलब इससे बड़ी वायलेशन कोई हो नहीं सकती। वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे कोई आज़ादी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है, गवर्नमेंट जिसका चाहे, एजेंसीज जिसका चाहे उसका फोन टेप कर सकती हैं, जिसका चाहे उसका फोन रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर कोई सजा दे दी, अगर इन्होंने सजाए मौत दे दी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ उनको ये मिलेगा कि फैज़ हमीद को सजाए मौत से उम्र कैद हो जाएगी, या इमरान खान को अगर इन्होंने सजाए मौत दे दी तो उम्र कैद में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्र कैद अगर इन्होंने दे दी तो उम्र कैद से घटा के 14 साल कर देंगे। इमरान खान की ऑलरेडी उम्र मेरे ख्याल से 74-75 साल है। 15 साल बाद वो 90 साल का होगा। 15 साल बाद वो 90 साल का होगा। 90 साल में वजीर आजम बनेगा। खत्म कर दिया ना करियर उसका उन्होंने। 15 साल की सजा अगर अपहोल्ड हो गई तो इमरान खान इज फिनिश्ड। तो मैं तो पहले से भी कह रहा था कि इमरान खान का करियर खत्म है। ये मैं जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी है उससे 6 महीने पहले मैंने बोलना शुरू किया था कि इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है और ये गवर्नमेंट एक बार चली गई तो दोबारा कभी नहीं आएगी। और पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए, उन्होंने, मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो चाइनीज़ फायर वॉल का सिस्टम है, जैसे चाइना में अगर आप जाएंगे तो चाइना में फायर वॉल होता है, वो एक डिजिटल फायर वॉल है। वहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस चीज़ को अलाउ करती है आप वही वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, वही डेटा चाइना के अंदर आ सकता है। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहेगी तो ही कोई पर्टिकुलर डेटा चाइना के बाहर जा सकता है। फिर वो अब तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज उन्होंने कर दिया। अब तो वो ईमेल में भी अगर आप कोई वर्ड्स लिखते हैं, अगर वो उनके अगर रेड फ्लैग्ड है उनके सिस्टम में, तो आप चाइना में अगर किसी व्यक्ति को आप ईमेल भेजते भी हैं, अगर वो वर्ड तिब्बत का वर्ड है तो आप जैसे ही यहाँ से भेजेंगे उसको, किसी को मेल लिखा उसमें अगर तिब्बत का वर्ड है तो वो अपने आप हाइड हो जाएगा, उस मेल में वो तिब्बत का वर्ड दिखाई नहीं देगा। या अरुणाचल प्रदेश अगर आप लिख के भेजते हैं तो उसमें साउथ तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत से वो कर देंगे, रिप्लेस हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, या अरुणाचल प्रदेश जो लिखा होगा वो हाइड हो जाएगा। तो वो तो बहुत एडवांस लेवल पे चले गए, बट उसकी शुरुआत पाकिस्तान ने कर दी है। अब वो अपनी खुद की डिजिटल फायरवॉल बना रहे हैं ताकि एक तो डेटा मॉनिटरिंग हो सके कि कौन सा डेटा कहाँ से कौन एक्सेस कर रहा है, क्या भेज रहा है, क्या मंगा रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और मैं चाहूँगा कि, और देखिए मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आप देख लीजिए पूरी अरब स्प्रिंग जो कि ट्यूनिस से शुरू हुई, इसके ऊपर हम कभी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी अरब स्प्रिंग को क्रिएट करने में और पूरी अरब स्प्रिंग जो चली, जो ट्यूनिस का जो प्रधानमंत्री उसकी बीवी थी वो छोड़ के भाग गए, कू हो गया एक छोटे से बात पे, पूरी की पूरी आवाम जो है, वो जनता जो है, वो पूरी रियासत के खिलाफ, पूरे स्टेट के खिलाफ बगावत कर दी थी वहां पे एक छोटे से मामले के ऊपर, एक सब्जी वाले के मौत के मामले पे। उस सब्जी वाले की मौत का मामला किस तरह से पूरे देश में जो है कि सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो अरब स्प्रिंग की शुरुआत थी, एक टेस्ट था जो CIA ने किया था। फिर उसके बाद इजिप्ट में आपको पता है तहरीर स्क्वायर में जो प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद इजिप्ट में हुआ। फिर धीरे धीरे करके ये अरब स्प्रिंग मतलब उसको सीरिया तक लेके जाया गया, और लीबिया में इसका यह था कि जितनी भी मोनार्कीज हैं, जितनी भी जो राज परिवार है पूरे मिडिल ईस्ट में, इन सबको रिप्लेस कर दिया जाए डेमोक्रेसी से। कौन सी डेमोक्रेसी? वो अमेरिका वाली डेमोक्रेसी जो होती है, जो F-16 में और B-2 बॉम्बर में लोड होके आती है, उस वाली डेमोक्रेसी से। इस पूरे के आपको पता है इस सारे अरब स्प्रिंग के ऊपर मतलब CIA ने खर्च कितना किया था? मात्र $35 मिलियन, मात्र $3.5 करोड़ था टोटल बजट अरब स्प्रिंग का, जिसमें ट्यूनिस में रजीम चेंज हो गया, इजिप्ट में रजीम चेंज हो गई,
मतलब सीरिया तबाह हो गया, इस तरह से मतलब पता नहीं कितने लोग डिस्प्लेस हो गए, कई $100 बिलियन की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मात्र $35 मिलियन खर्च करके, क्योंकि वो जो खर्च हो रहा था वो सारा का सारा ऑनलाइन खर्च हो रहा था। ये अरब स्प्रिंग का टोटल खर्चा था जो CIA ने रन किया। कोई भी समझदार देश होगा वो इस चीज को लेकर के सेंसिटिव होगा, और अगर पाकिस्तान में अगर ये उनको है कि नहीं भाई हमको अपने यहाँ फायरवॉल क्रिएट करनी है तो अच्छी बात है। हमारी अपनी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो वेस्टर्न इंटरफेरेंस हो रही, जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस में ओपन इंटरफेरेंस हुई, यूट्यूब को मतलब गूगल को और मेटा को यूज किया गया मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और कांग्रेस गवर्नमेंट के फेवर में यूज किया गया। कांग्रेस गवर्नमेंट के जो प्रो चैनल्स थे उनको एंडोर्स किया गया। ये एक ओपन इंटरफेरेंस थी। लेकिन दिक्कत वही है कि जब बीवी बच्चे जब अमेरिका में पढ़ते हैं तो मुंह से आवाज़ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सभी जुड़े, उसके ऊपर जो फ्यूचर में भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। एक ब्रीफ सा अपडेट था, एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी जो मुझे आपको देनी थी। अभी तक जो चल रहा है वहाँ मामला, होपफुली कल फिर हम आपके पास कुछ और अपडेट्स लेकर के आएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।